साथियों, नमस्कार। 10 बज रहे हैं। मैं आपके सामने लाइव आ रहा हूं। मेरा वायदा रात्रि 9 बजे लाइव आने का था। बैटरी लो होने के कारण मैं 9 बजे लाइव आपके सामने नहीं आ पाया। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप लोगों द्वारा 9 बजे लाइव के इंतजार में काफी समय बर्बाद किया होगा। उसके लिए मैं आपसे पुनः क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे साथियों, आज का विषय लाइव वार्ता में मैंने आपसे कहा था, हाउ टू प्रिपेयर योर आर्गुमेंट। कैसे न्यायालय के समक्ष फौजदारी वादों में बहस करने के लिए आपको किन किन बिंदुओं, किन किन विधाओं, किन किन आवश्यकताओं और किन महत्वपूर्ण बिंदुओं व कानून को रखकर मुकदमे में कामयाबी हासिल की जा सकती है। मैं आप लोगों के सामने अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो तजुर्बा है, वो शेयर कर रहा हूं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, फौजदारी के मामलों में बहस के समय आपको मुकदमे के संबंध में किन किन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान देते हुए मुकदमे की तैयारी करना है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आपको मैं बता चुका कि 2 तरह की केसेस होते हैं। एक डायरेक्ट एविडेंस का, एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है। डायरेक्ट एविडेंस के केसेस और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के केसों में बहुत बड़ा अंतर होता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के केसों में के बारे में मैं आपको केवल हिंट दूंगा, बाकी बातें बाद में कहूंगा। शारदा बिरदीचंद शारदा बनाम स्टेट, महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केसेस में 5 गोल्डन प्रिंसिपल के बारे में कहा। वो 5 गोल्डन प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहला है मोटिव, दूसरा है लास्ट सीन, तीसरा है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, चौथा है रिकवरी एट ए डिस्कवरी, पांचवा है एनी अदर सर्कमस्टांस विच कनेक्ट द अक्यूज विद द क्राइम। इस पे मैं चर्चा बाद में आपके साथ करूंगा। सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर योर आर्गुमेंट इन क्रिमिनल केसेस। इसके लिए आपको कलम, पेंसिल व डायरी लेके मेरे हिसाब से बैठना आवश्यक है। वैसे आप सभी विद्वान हैं, जो मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा आप लोगों का अपना ज्ञान है। जब मुकदमा कोई भी, आप मुकदमा छोटा हो, बड़ा हो, कैसा ही हो, आप तैयार करने के लिए, बहस के लिए बैठें, तो आप पहले क्या क्या चीजें देखेंगे। सबसे पहले मुकदमे की शुरुआत होती है जमानत से। आपको सबसे पहले जमानत प्रार्थना पत्र में लिए गए आधार को ध्यान से देखना है। उन आधारों में
क्या क्या ग्राउंड ली गई, आपको अपना डिफेंस कहीं उन ग्राउंडों के विपरीत जाकर लेंगे तो आपको परेशानी होगी। तो सबसे पहले बात मैंने क्या कहा कि आपने पत्रावली में इनिशियल स्टेज में ली गई जमानत के आधारों को बहस करने से पूर्व आपको देखना है। उसके बाद दूसरा बिंदु जो बहस से पूर्व आपको देखना है वो है चार्ज। 212 सीआरपीसी में आरोप लगता है। आरोप में क्या होता है? आरोप में होता है घटना का दिनांक, घटना का समय, घटना का स्थान और घटना का प्रकार। ये सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, फौजदारी के मुकदमों में पहला, जिसे कहना चाहिए, आपने चक्रव्यूह के नाम सुने हैं, तो पहला चक्रव्यूह का पहला द्वार चार्ज है। फिर में क्या, चार्ज में क्या होता है? टाइम, प्लेस, डेट और मैनर। टाइम से मतलब जिस समय की, जिस दिनांक की, एक दिनांक जिस दिनांक की घटना है, समय जिस समय की है, सुबह दोपहर शाम, स्थान जिस स्थान की घटना है, और प्रकार जिस प्रकार की घटना है। ये चीज आपके अपने मन मस्तिष्क में चार्ज लगता है, उससे आपको देखना है और उसी मन मस्तिष्क के आपको चार्ज के अनुरूप ही जिरह करी जाती है। यह आप लोगों को भली भांति परिचित है। अब आपने चार्ज देख लिया। चार्ज में आपने देखा कि घटना स्थल 41 नंबर कमरा है। अब आपने मन में कहा कि हम जिरह में प्लेस ऑफ इंसिडेंट को शिफ्ट करेंगे और 41 से घटना स्थल आप ले गए 42, 43, 44, 45, कहीं भी ले गए। ये किससे कार्बोरेट होता है? ये जो साइट प्लान बनता है ना, नक्शा नजरी, ये नक्शा नजरी मात्र औपचारिकता नहीं है। ये बात सही है, नक्शा नजरी जो बनाता है आईयू वो 162 से हिट होता है, लेकिन कार्बोरेशन के लिए मस्ट है। तो सबसे पहले प्लेस, चार्ज में लगाई प्लेस, और अब आपका मेंटल बनाया कि इस प्लेस को आपको किसी तरह तोड़ना है कामयाबी के लिए। ये मैं जिरे के वाले पॉइंट पे कि जिस पे आ रहा हूं वो आपको बताऊंगा। अब आपने प्लेस ऑफ इंसिडेंट को किसी तरह शिफ्ट करा, तोड़ दिया, दूसरी जगह ले गए। दूसरी चीज है टाइम। टाइम को आपने देखा, टाइम के बारे में तोड़ा। अगर इंजरी का केस है तो मेडिकल एविडेंस से टाइम को बिल्कुल खत्म करने का प्रयास किया। ये क्रॉस एग्जामिनेशन आपको देखना है। अगर टाइम 8 बजे का इंसिडेंट है तो जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे तो टाइम को आप 9 बजे, सुबह 6 बजे, मतलब टाइम को शिफ्ट कर देंगे। जब टाइम भी बदल जाएगा तो क्या होगा? टाइम और प्लेस आपने तोड़ दी, घटना ही तो रह गई। घटना का दिनांक, यह परिस्थिति साक्ष्य के लिए, वो भी मैं बताता हूं। अब आया मैनर ऑफ असॉल्ट। कहा गया कि साहब इन लोगों ने अंधाधुंध गोली सवारी करके चोटें पहुंचाई। अब आपने देखा मृतक एक व्यक्ति है, 6 लोग चोटाइल है। चोटाइलों के गन शॉट इंजरी नहीं है। दूसरी चीज जो आप सबसे ज्यादा आपको देखना है कि मेडिकल एविडेंस के लिए आपका आया सामने से गोली चलाई गई। बहुत अच्छी बात है। अब आप जिले में डॉक्टर का आपने मेडिकल आपने तैयार कर रखा है, मेडिकल के बारे में आपके मन में है, आपका कंप्यूटर माइंड काम कर रहा है, और मेडिकल में डायरेक्शन ऑफ गन शॉट इंजरी आई हॉरिजॉन्टल या आई वर्टिकल, और आपने किसी तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन में जो चीज है आपने गोली ऊपर से चलवा दी तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड। आपने गोली नीचे से चलवा दी, क्या होगी? डायरेक्शन अपवर्ड। आपने गोली चली है कॉन्टैक्ट वुंड, अब आपको मेडिकल पे जब भी जाना है, और आपने यहां गोली चला दी
20 मीटर से, गोली चलवा दी 12 मीटर से, गोली चलवा दी 16 मीटर से। अब आप उसके बारे में मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कि आपके दिमाग में होना चाहिए, चाहे टेलर हो, पारिक हो, कोई भी आपको होता रहे, जितनी है डिमाव है, इनके जब आप देखेंगे, क्या देखेंगे, कॉन्टैक्ट वुंड जो है वो कितनी दूर से आएगा, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसमें क्या क्या है, कितने चर्रे स्कैटर्ड हैं, कहां पे गोली जा रही है, या कंट्यूजन है तो कंट्यूजन के रंग की ड्यूरेशन, कितना रंग हो गया, इस पे आपको मास्टरी होना चाहिए। आपके आगे अब्रेजन, अब्रेजन के रंग की वजह से आपका आ गया इनसाइड वुंड। अब इनसाइड वुंड किस तरह से है, इनसाइड वुंड चाकू से है, उसमें टेलिंग है या नहीं है, तो आप ये सारी चीजें अपने मन में ला के रखेंगे। और जब मन में आपके सामने मैनर ऑफ असाल्ट को, तो ये मैनर ऑफ असाल्ट, प्लेस, टाइम, डेट, ये 4 चीज जो लगी हैं, अगर आपने इन चारों चीजों में से 2 चीज भी तोड़ दी, 1 चीज भी खत्म कर दी, तो क्या हो गया, आपके जीतने के चांस ज्यादा हो गए। इसी तरह अगर आपने रिकवरी का है, वो बहुत छोटे छोटे आपको बता रहे, कोई केस रिकवरी का है, तो आपको अपने मन मस्तिष्क में उस रिकवरी को क्या करना है, रिकवरी को संदिग्ध करना है। आपको ये करना है, रिकवरी मौके पे नहीं हुई, रिकवरी मेमो मौके पे नहीं बना। अगर मैं कोई रिकवरी मेमो मौके पे नहीं बना, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं बना, तो क्या होगा, आप जीतेंगे। इसके लिए आपको क्या है, डॉक्टर डी के बासु वर्सेस स्टेट वेस्ट बंगाल, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन देखी है, उन्होंने क्या कहा, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर फर्द का प्रिपरेशन एट स्पॉट नहीं है, फर्द कहीं और बन रही है, तो वो फर्द रिलायबल नहीं है। उसके लिए फर्द के लिए 103 है, 165 सीआरपीसी है, 100 सीआरपीसी है, 50 सीआरपीसी है। क्या मैंडेटरी प्रावधान का किसी का पालन हुआ है? अकॉर्डिंग टू दैट अगर फर्द नहीं बनी है तो नो कोर्ट कैन कन्विक्ट यू। अब यहीं पे आपको होता है, एनडीपीएस आपके पास आ गया। एनडीपीएस में क्या सेक्शन है, एनडीपीएस में 42, 43, 50, 52A, 55, 57 और 67। अभी तक क्या था 67 की एविडेंस में कि पुलिस के सामने अगर मुलजिम कन्फेशन कर लेता है तो 67 के तहत एडमिसिबल था। अब तूफान सिंह वर्सेस स्टेट में क्या कहा कि एनी कन्फेशन बिफोर पुलिस और नारकोटिक्स विभाग पढ़ा नहीं जाएगा। तो आपको एक ये फायदा मिल गया। अब आप ये देखिए सेक्शन 42 प्रायर इन्फॉर्मेशन है, तो प्रायर इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर है, तो अगर आप नहीं सवाल पूछते हैं तो आपका वो नुकसान है। आप सेक्शन 50 है, सेक्शन 50 क्या है, मैंडेटरी है, किसकी है, पर्सनल सर्च के ऊपर है। अब बहुत से लोग पर्सनल सर्च नहीं है, गाड़ी से है सर, स्कूटर से है सर, बैग से है सर, और जब 80-50 की कंप्लायंस हो रही नहीं हो रही है, तो भाई इन चीजों को देखें। 50 की कंप्लायंस के लिए क्या है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। उसमें ये बताया जाएगा, यू हैव गॉट ए राइट टू बी सर्च बिफोर ए गजेटेड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट। वर्ड क्या, यू हैव गॉट ए राइट, आपका ये विधिक अधिकार है कि आप अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के सामने चल के करा सकते हैं। तो इसमें छोटी छोटी है, 50 मैंडेटरी है, नहीं है तो राइट आपके अफेक्ट हो गए। अब उसके बाद आती है 55, 52 आती है। 52A क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय 52A है। और 52A पे ना कोई पूछता है, ना कोई सीखना चाह रहा है, ना 52A सबसे खतरनाक है जो पुलिस वाले नहीं करते। वीडियोग्राफी होना चाहिए जब रिकवरी होगी, और वीडियोग्राफी की इन्वेंट्री होना चाहिए, और उस वीडियोग्राफी मजिस्ट्रेट के दस्तखत होना चाहिए। ये सारी प्रक्रियाएं अगर नहीं है तो कैसे 52A हुआ। ओनली 52A के वे सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूटल करा, जहां राइट मैंडेटरी प्रावधान का पालन नहीं, चाहे ह्यूज क्वांटिटी हो, चाहे 10 कुंटल हो, कैसे हो जाएगा। उसके अलावा आता है 55 पे आप लोग नहीं पूछते, 55 डायरेक्टरी है, मगर कब मैंडेटरी हो जाएगी ये आपको देखना है, ये किसी समय बाद में बताऊंगा। उसके बाद होती है 57 भी डायरेक्टरी है कि इंफॉर्मेशन 24 घंटे 48 घंटे में। तो मेरे साथियों ये चीज
पे आप लेके आए कि टाइम। अब दूसरा आता है चार्ज के बाद आता है गवाह। अब गवाह से जिरह कौन करेगा? जिरह करना आपको, जिरह ही काबिलियत है। ये सबसे बड़ा जो कहा जाता है व्हाट इज टू बी आस्क्ड एंड व्हाट इज नॉट टू बी आस्क्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। जिरह से छूटे हुए मुकदमे में आप सजा करा लेते हो। कहिए कैसे? आपको 50 दफे बताया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट शुड बी चैलेंज बाय द डिफेंस। अगर कोई तथ्य को चैलेंज नहीं करिएगा तो क्या होगा? वो पढ़े जाएंगे, आपको सजा होगी। जहां टाइम, प्लेस, डेट, मैनर एवरीथिंग हैज बीन एडमिटेड, तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला भी बचाने नहीं आ पाएगा। जहां आपने घटना का स्थान, घटना का दिनांक, घटना का समय और घटने के प्रकार को स्वीकार कर लिया, तो ऊपर वाला भी बचाने नहीं आएगा। बेमान से तो बच जाओगे, मगर ऊपर जाके अटक जाओगे। टाइम, प्लेस, डेट एंड मैनर हैज बीन एडमिटेड, व्हाट रिमेन्स मोर। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप लोग सजेशन देते हो, देखो भाई हमारा कहना है कि डकैत तुम्हें मार गए, तुम्हें डकैत चोटें पहुंचा गए, हमारा कहना है नथुलाल तुम्हें आके मार गए, तो यू हैव एडमिटेड एवरीथिंग, टाइम, प्लेस, डेट एंड मैनर। अब नथुलाल को ले आइए डिफेंस में, नथुलाल कह देंगे साहब मैं मार गया, आप छूट जाएंगे। अगर डकैतों को ले आइए, वो कह देंगे हम मार गए, तो छूट जाएगा। अदरवाइज अब आपको सजा ही सजा होना है। अब ये आपका क्रॉस एग्जामिनेशन का पार्ट खत्म हुआ। इस क्रॉस एग्जामिनेशन के पार्ट को जो चैलेंज है, आप ये क्यों नहीं चैलेंज, जिस तरह, जैसे, जिस प्रकार, जिस स्थान की घटना बताई जाती है उस तरह, उस प्रकार, उस स्थान पर कोई घटना घटित नहीं हुई। एवरीथिंग हैज बीन चैलेंज बाय यू। देखिए कोई जबरदस्ती कैसे सजा कर देता है। अब इसके बाद आता है, जब आपने ये सारी जिरह कर ली, फिर आता है 313। 313 क्या है? ईच एंड एवरी एस्पेक्ट शुड बी पुट टू द अक्यूज। उसके खिलाफ जो भी एविडेंस है, वो टोटल एविडेंस के क्वेश्चन बनाकर अभियुक्त से पूछा जाता है और उससे पूछा, उसका एक्सप्लेनेशन चाहा जाता है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे बहुत सी परिस्थितियों के बारे में पूछा जा रहा है। सपोज करिए आपका खिलाफ एविडेंस सीडीआर की है, सीसी कैमरे में आप घटना के बाद निकलते देखे गए, इसके अलावा और कोई एविडेंस आपके पास, प्रोसिक्यूशन के पास नहीं है। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो सीसी फुटेज है वो एडमिसिबल इन एविडेंस हो गई, तुमसो बुर्गो वर्सेस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि उस दिन दिनांक पर आप कैमरे में घर से निकलते दिखाई दिए, इस बारे में आपको क्या कहना है? आपके द्वारा कहा गया गलत है। तो सीसी ए पर्सन कैन टेल अ लाई बट द सर्कमस्टांसेस नेवर। तो मेरे साथियों, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपके घर में आपकी पत्नी मरी मिली, उसके गोली लगी थी, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहें हमें नहीं पता। 106 ऑफ एविडेंस एक्ट, द फैक्ट which is in the knowledge of the person, the burden lies on that person। आपको सजा कोई नहीं बचा सकता। अब दूसरा, आपने सुझाव दे दिया 58 of evidence act, the fact which is admitted by the party need not to be proved। अब आपके सामने एक सवाल और आता है कि 313 में क्या आप सफाई दोगे? और कुछ कहना है तो आपको क्या कहा, मैं निर्दोष हूं, मुझे झूठा फंसाया गया है। क्यों फंसाया गया वो वजह बताएंगे। अगर आप पार्टिकुलर वजह लेके आ रहे हैं तो आप डिफेंस में कब डिफेंस देंगे? मैं रोज देख रहा हूं आपके लोगों के सामने कि किस तरह लोग सुझाव दे देते हैं, डिफेंस दे रहे हैं,
पास्को एक्ट में रोज मैं देख रहा हूं, आज भी मैं देख गया, एक जूनियर वकील साहब ने सफाई में गवाह पेश कर रहे हैं। क्या है, लड़की की उम्र 17 साल है, यू एडमिटेड द फैक्ट कि निकाह हमने कर लिया, फिर कौन बचा सकता है भाई? पास्को में 18 से नीचे यू एडमिटेड ईच एंड एवरी, 63-66 का केस बन गया। आपने निकाह कर लिया, निकाह को और साबित करवा दिया, फिर ऊपर वाला भी आपको बचा नहीं सकता है। डिफेंस ने आपने ले लिया, मैंने देखा है बहुत साहब, हमारा कहना है हम पॉलिटेक्निक के क्लासेस की तैयारी करवा रहे थे, हम रात में कोचिंग पढ़ा रहे थे। मेरे साथियों, अन्यत की जो पिली ली है, तो अन्यत की पिली सेक्शन 11 है, आई सहमत नहीं, इसके बारे में निर्भया कांड वाली रूलिंग पढ़ लो। निर्भया कांड वाली रूलिंग में क्या है, अन्यत की पिली ली गई थी, उन्होंने कहा था हम क्लब में हैं, क्या वो मानी गई? उसमें ये देखिए क्यों नहीं मानी गई, ना माने जाने की वजह क्या है? आपके सामने 50 लॉ है, उन 50 लॉ में आपको ये दिया है अन्यत की पिली कहाँ अप्लीकेबल है। अन्यत की पिली जब अप्लीकेबल है जब तो आदमी उतनी दूर होगा जहां आ नहीं सकता है। बंबई है, हवाई जहाज से 1.5 घंटे में आ सकता है, तो इतनी दूर हो कि उसका आना संभव हो। दूसरा, जेल में हो, जेल में उसकी हो। तीसरा, ऐसी जगह एम्स में भर्ती हो, बेड पे पड़ा हो, चलने फिरने में असमर्थ हो। तो मेरे साथियों, इस तरह की ले आप जो डिफेंस करके, तो डिफेंस जो लेते हैं वो आप अपने लिए एक और कीला ठोक देते हैं। तो मेरे साथियों, इस चीज पे आप सबसे ज्यादा गौर करें कि डिफेंस उन हालतों में लिया जाता है। डिफेंस कब लिया जाएगा? डिफेंस उन हालतों में लिया जाएगा जब आपकी एनमिटी का है, आप उस घर में नहीं रह रहे हैं, आपकी वास्तव में परिवार से एनमिटी है, इंडिपेंडेंट विटनेसेस कह रहे हैं कि इन लोगों की दुश्मनी के कारण फंसाया गया है। दूसरा, कभी कभी प्ली वहां होती है, प्लेस ऑफ इंसिडेंट बनाई गई कि मिस्टर ए के घर के सामने घटना स्थल हुआ, ए को आपने प्रोड्यूस किया कि हमारे घर के सामने कोई घटना घटित नहीं हुई। तो मेरे सामने, मेरे साथियों, जब उसने डिनाइल करा तो उसके लिए पॉजिटिव एविडेंस लाए। अब आपने ये देखा, अब इसके बाद आपको क्या देखना है? मेरे साथियों, पेपर जो है वो प्रूव होते हैं। क्यों प्रूव होते हैं? धारा 67 एविडेंस एक्ट में द कंटेंट्स ऑफ द जो है वो प्रूव होते हैं। तो आपने देखा 2 तरह का प्रूव, नॉट प्रूव और डिसप्रूव। तो एक पेपर प्रूव करा दिया गया, सपोज करिए एक रिकवरी मेमो प्रूव कराया गया, और वो रिकवरी मेमो में ये आया, ये रिकवरी मेमो ए के घर पे बना था, ठीक, और आपने ए को पेश कर दिया, उसने कहा नो सच रिकवरी मेमो वाज एवर मेड एट माय हाउस। तो ये क्या हो गया? आपने उधर प्रूव करवाया, एग्जिट पढ़ा, गवाह कह रहा है, ये तो क्या चला गया? डिसप्रूव। तो फिर वो डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं जाएगा। तो आपको हर डॉक्यूमेंट, जैसे उन्होंने कहा एफआईआर, इन क्रिमिनल केस एफआईआर इज द बेस ऑफ द केस, और एफआईआर जब दर्ज हो जाती है तो एफआईआर दर्ज होने के बाद ही मुकदमा एग्जिस्टेंस में आता है। अगर एफआईआर आफ्टर अराइवल ऑफ द पुलिस इन द प्रेजेंस ऑफ द इंस्पेक्टर दर्ज हुई, क्या उस पर विश्वास किया जाएगा? अगर एफआईआर दरोगा जी द्वारा लिखी जा रही है, दरोगा जी द्वारा तहरीर लिखी जा रही है, और उस तहरीर पे वादी दस्तखत करा रहा है, क्या माना जाएगा? द वर्ड इन तहरीर हैज नॉट आउटकम फ्रॉम द माउथ ऑफ द कंप्लेनेंट, पढ़ी नहीं जाएगी। जहां यह आ जाता है तहरीर सलाह मशवरा के बाद, सोच विचार के बाद लिखी गई है, तो ऐसी तहरीर पर भी विश्वास नहीं किया जाएगा कि मुकदमे का आधार होती है। अब दूसरी चीज महत्वपूर्ण आती है कि एक मुकदमा जो आपका है, इस पे मेरे बातचीत चल रही थी, एक बिलासपुर का केस है, उसमें यह अगर एक मुकदमे की इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए कॉग्निजेबल ऑफेंस
इज गिवन बाय एनी पर्सन, टेलीफोन मैसेज दिया जाता है कि इस समय अज्ञात लोगों द्वारा गोली चलाई गई, तमाम लोग घायल हो गए, और वो टेलीफोनिक मैसेज जीडी में चढ़ा जा रहा है। तो जीडी में चढ़ा हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पुलिस रीच करती है, मूव करती है, तो वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। और जब वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है तो उसके बाद जो भी रिपोर्ट दर्ज होगी वो धारा 162 सीआरपीसी से हिट होगी, और वो सेकंड एफआईआर होगी। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक नहीं तमाम विधि व्यवस्थाएं हैं कि सेकंड एफआईआर इज नॉट परमिसिबल, और सेकंड एफआईआर पर अगर कोई मुकदमे की विवेचना करके चार्जशीट लगाई गई है तो उसमें जो भी विवेचना हुई, चार्जशीट लगाई गई है, टोटल इलीगल है। मेरे साथियों, अभी आप लोगों में एक बात यह आएगी कि बीच में एक ला आया कि कोई इंफॉर्मेशन फेक, अज्ञात में कि साहब ये कैसे ऐसे मर्डर हो गया, और उसके बाद दूसरी रिपोर्ट लिखी जा रही है। देयर इज ए वाइड डिफरेंस। मेरे साथियों, मिस्टर ए जो वादी के घर का है, वादी से पूछता है, वादी उससे कहता है मुझे अमुक अमुक लोगों द्वारा गोली मांगी गई, ये वादी कह रहा है, और मिस्टर ए थाने पे सूचना दे रहा है कि कुछ लोगों द्वारा गोली चलाई गई, उसमें कई लोग घायल हो गए, मैं ये सूचना दे रहा हूं। तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन। अब इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई वर्सेस तपन कुमार याद कर लीजिए, इसमें यही कहा है। उसके बाद मरवा वर्सेस स्टेट, उसमें भी यही कहा है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए कॉग्निटिव ऑफेंस गिवन बाय अ पर्सन थ्रू टेलीफोन which was recorded on GD is treated first FIR। अगर इस फर्स्ट FIR पर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है और सेकंड FIR पे मुकदमा दर्ज हो रहा है तो टोटल इलीगल है। इस पे टीटी एंटोनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपके उसमें आता है कि तहरीर में एक नहीं, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट 2024 में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, अगर गवाह कह रहा है कि मैं सीधे आया और तहरीर लिखा दी, और जबकि एविडेंस में वो कह रहा है कि दरोगा जी आ गए थे, दरोगा जी से सलाह मशवरा का बात करी, दरोगा जी ने तहरीर लिखी जिसपे मैंने दस्तखत करे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो FIR है वो उस पर कोई रिलायंस प्लेस नहीं की जाएगी, उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा। जहां पर यह आता है कि जो शब्द हैं वो वादी के बोलने मुंह से नहीं निकले हैं, वो शब्द से प्रतीत होता है कि किसी और के द्वारा लिखाए गए हैं, उस पे तैयार की FIR पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसमें सरवन वर्सेस स्टेट, उत्तर जस्टिस सूर्य प्रसाद जी की, जस्टिस BR गवई साहब की रिसेंट 2024 में कई एक लॉ आए हैं जहां की कि FIR once suspicious, FIR was lodged after arrival of the police, FIR was lodged in presence of the police officer, FIR was lodged at the dictation of the police officer, FIR was written by the police officer. So then on the basis of that no reliance can be placed on such FIR. The whole prosecution version is fail. No court can convict the person. मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, तो ये मैंने अभी आपको FIR, अभी आर्गुमेंट का ये पार्ट मैं बता रहा हूं कि 30 मिनट हो गया, तो ये पार्ट के बारे में हाउ टू प्रिपेयर योर आर्गुमेंट, तो पार्ट 1 आपको और पार्ट 2 FIR के बारे में आप पढ़ लीजिए, और उसके बाद FIR प्रूव कर दी गई तो FIR प्रूव होती है, ठीक है। आपने कह दिया तो दरोगा जी के बाद आई तो क्या होगा, डिस्प्यूट पड़ी कैसे जाएगी। FIR के साथ होती GD होती है ना, मुकदमा कायमी GD, वो प्रूव कर दी जाती है। आपने कभी देखा मुकदमा कायमी में GD क्या होता है, एक ही समय होता है। कभी आपने सवाल पूछा, आधे घंटे की तहरीर, उसके बाद GD का वही समय कैसे हो सकता है, इज इट पॉसिबल।
आप जीडी की एंट्री देखिए, जीडी में कौन कौन की उपस्थिति है। ये बातें आपको अगली बार हाउ टू प्रिपेयर योर आर्गुमेंट, अगर आपको अच्छा करे, अच्छा लगे तो आप लाइक करें और इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए, जिससे बहुत से जूनियरों को जिन्हें नहीं ज्ञान मिल पाता है, मैं सोचता हूं कि उन्हें भी ज्ञान मिलना चाहिए, कि ज्ञान बांटने के लिए है, ज्ञान अपने अंदर एकत्र करने के लिए नहीं। तो आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को बताएं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आप लोग इसी तरह वॉच करते रहिए, देखिए, और कामयाबी आपके चरण चूमेगी। धन्यवाद।